Hello students, today we will read about the outbreak of French Revolution. Mean to say in what circumstances the French Revolution was held. So कौन से ऐसे परिस्थितियां थी जिन्होंने क्रांति को अचानक से होने पर मजबूर कर दिया. While National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. पॉपुलेशन ग्रोथ, डिमांड फूड ग्रेन्स की बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोग हैवी टैक्स के नीचे दबे हुए थे. इन सारे कारणों से जनता परेशान हो चुकी थी. नेशनल असेंबली लगातार एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रही थी और जो आम लोग हैं वो इन सारी समस्याओं से पीड़ित थे. अ सीवर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट. बहुत ज्यादा सर्दी, वहां पर ठंड ने फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था. द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज एंड ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज. और बेकर्स भी जो थे वो इस सिचुएशन का लाभ उठाते हुए जो ब्रेड की होर्डिंग्स करने लगे थे, उसका स्टॉक जमा करने में लगे हुए थे ताकि उसको वो ऊंचे दामों पे बेच सके. तो प्रॉपर सप्लाई जो है फूड की वो नहीं हो रही थी. After spending hours in a long queue at bakery, crowds of angry women stormed into the shop. मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो क्रांति है इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई 1789 को, वो पेरिस से हुई थी. और जब एंग्री वुमेन ने जो एक लंबी कतार में लगी हुई थी ब्रेड लेने के लिए और उनको ब्रेड नहीं मिली और इस कारण गुस्साई औरतों ने दुकानों पर धावा बोल दिया था. एंड एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस. राजा ने उनके विद्रोह को उनको शांत करने के लिए और उनको रिप्रेस करने के लिए अपनी ट्रूप्स भेज दी थी पेरिस में, जिसकी वजह से जो ये क्रांति है वो और ज्यादा भड़क उठी. क्योंकि राजा एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा था और दूसरा उसने इसमें अपनी आर्मी का यूज किया था उनको शांत करने के लिए. सो ऑन 14 जुलाई 1789 द एजिटेटेड क्राउडेड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बास्टील, द प्रिजन जेल. जो बास्टील जेल जो पेरिस में थी उस पर धावा बोल दिया 14 जुलाई को और इस क्रांति की शुरुआत हो गई. जब ये क्रांति बिल्कुल प्रशासनिक, जब इसमें प्रशासन इस क्रांति को दबाने में असफल रहा तो फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया और एक संविधान लागू कर दिया गया. द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड बाय द नेशनल असेंबली 1791 में एंड इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. मोनार्क जो अपनी एब्सोल्यूट पावर का यूज कर रहा था उसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए ये संविधान रखा गया. और नाउ दीज पावर्स वर नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन बट वर सेपरेटेड बाय एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों सरकार के इन तीन अंगों में शक्तियों को बांट दिया गया और अब पावर जो है वो सत्ता जो है वो किसी एक राजा के हाथ में ना रहकर राजा भी कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों से बाउंडेड कर दिया गया. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. अंडर नेशनल असेंबली द मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. ये जनता के द्वारा इसका चुनाव होना था. जो नेशनल असेंबली में जो लोग आगे प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले थे. ऑल द सिटीजन्स डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. ये तय हुआ कि सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा. ओनली मैन ऑफ द 25 years of age who paid the tax equal at least 3 days of a labor's wage were given to right to vote. They were active citizens. उनको एक्टिव सिटीजन्स या सक्रिय नागरिकों का दर्जा प्राप्त हुआ और वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ जो कि 25 साल से ऊपर के थे और जो प्रॉपर टैक्स पे करते थे. एंड इसमें जो वुमेन्स को और जो पुअर्स थे दे वर कंसीडर्ड पैसिव सिटीजन्स. उनको पैसिव सिटीजन्स माना गया यानी कि निष्क्रिय नागरिक माना गया. See, women and poor were considered passive citizen.
द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये जो संविधान बना था इसमें इसमें नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था। आइए बात करते हैं कि वो क्या था नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। इस संविधान के अंतर्गत ये माना गया था कि ऑल द मैन्स आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। हर व्यक्ति जो है वो जन्म से स्वतंत्र रूप से जन्म हुआ है उसका, और उसके पास सभी मानवों के पास या सभी व्यक्तियों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल राइट्स ऑफ मैन। हर राजनीतिक संगठन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो जो राइट्स ऑफ मैन हैं उनको जो है वो प्रिजर्व कर सके या उसकी प्रिजर्वेशन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। और हर पॉलिटिकल एसोसिएशन को लिबर्टी के लिए, राइट टू प्रॉपर्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, यानी कि अगर उनके साथ दमनकारी नीति अपनाई जाती है तो उसका विरोध करने के लिए नागरिकों के अधिकारों को प्रिजर्व किए जाने का प्रावधान था, उनको संरक्षित किए जाने का प्रावधान था। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी रिसाइड्स इन द नेशन। जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल निर्णय लेने की जो राज्य के मामले में जो क्षमता होती है उसको सॉवरेंटी कहते हैं बेटा। तो वो किसमें निवास करेगी या किसके हाथ में रहेगी वो सॉवरेंटी? न केवल मोनार्क के हाथ में बल्कि जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में रहेगी। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। वो अथॉरिटी या वो मोनार्क जो कि राजा के द्वारा चुनकर नहीं आया है उसको ऐसी अथॉरिटी नहीं मिलेगी, सॉवरेंटी उसको नहीं मिलेगी। जबकि इस सॉवरेंटी का ये जो डिसीजन लेने का अधिकार होगा ये नेशन के पास होगा, नेशन की गवर्नमेंट के पास होगा जो कि जनता के द्वारा चुनी गई है। लिबर्टी कॉन्सिस्ट्स ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। लिबर्टी का मतलब क्या होगा? स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा कि आप दूसरे की स्वतंत्रता को हर्ट ना कर रहे हों। फिफ्थ है लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। इट मीन्स जो लॉ बनेगा वो सभी के लिए इक्वल बनेगा और वो एक जनरल लोगों के हित में बनेगा और जनता उस लॉ को बनाने में अपने प्रतिनिधियों की भी हेल्प ले सकती, माध्यम से भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और इंडिविजुअली भी कर सकती है। 6 है द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। ऐसे नियमों के लिए जो कि सोसाइटी के लिए हानिकारक हैं उनके लिए लॉ हैज द राइट टू फॉरवर्ड, उनके लिए भी कानून बनेगा कि अगर कोई एक्शन या कोई गतिविधि जो है वो समाज में किसी का अहित करती है तो उसके लिए प्रॉपर कानून बनाया जाएगा ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्ट और डिटेन एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। अगर कानून की नजर में वो कोई भी व्यक्ति अगर गिल्टी नहीं है तो उसको बिना किसी अपराध के उसको एक्यूज नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। मीन टू से इसमें जो प्रिंटिंग को फ्री कर दिया गया। यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान इसमें रखा गया। He must take responsibility for the abuse of such liberty in case determined by the law. प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता को एंजॉय करना है और उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, ना कि ऐसी स्वतंत्रता जो कि किसी दूसरे को हानि करे। For the maintenance of royal expenditure,
जो एक कॉमन टैक्स इम्पोज किया जाना चाहिए जो कि ऑल सिटीजन्स पर इक्वली काम करे, इक्वली दें। सभी सिटीजन्स के लिए टैक्स जो है एक कॉमन टैक्स देना अनिवार्य होगा। ऐसा भी प्रावधान उस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में हुआ। राइट टू प्रॉपर्टी भी लोगों को इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के तहत दिया गया। अब इसमें आता है कि कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स भी अपनाए गए नेशनल असेंबली के द्वारा। इस संविधान के अंतर्गत कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स अपनाए गए, जैसे अ बंडल ऑफ रॉड्स। ये सारे जो सिंबल्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ये सब आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और कौन सा सिंबल किस बात का प्रतीक था ये भी दिया हुआ है, आपको इनको लर्न करना है। अ बंडल ऑफ रॉड्स, इट एस्टैब्लिश द ट्रूथ दैट स्ट्रेंथ लाई इन यूनिटी। One can easily break one rod but not an entire bundle. बंडल ऑफ रॉड्स किस बात का प्रतीक था? एकता का प्रतीक था, कि एक रॉड को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर बंडल ऑफ रॉड सभी व्यक्ति समान रूप से अपने अधिकारों की मांग उठाएंगे और अपने इक्वल स्टेटस को एंजॉय करेंगे और उनके प्रति सजग रहेंगे तो उनकी बात को कोई भी नकार नहीं सकता। स्क्रिप्ट्री, इट सिंबलाइज द रॉयल पावर। देखिए यहाँ पर राजदंड का जो प्रतीक था वो था ये राजसत्ता का जो प्रतीक था वो था राजदंड, स्क्रिप्ट्री। ब्लू, व्हाइट, रेड, इन तीनों को नेशनल कलर्स माने गए, नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। दीज वर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। द ब्रोकन चेन, जो एक टूटी हुई चेन एक प्रतीक के रूप में ली गई। इट स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ये दासता से मुक्त होने का प्रतीक थी। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, जो इसमें एक आई का चित्र बनाया गया है ट्राइंगल के अंदर, वो क्या बताता है? इट स्टैंड फॉर नॉलेज, ये ज्ञान का प्रतीक है। द रेजेस ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। इट मीन्स जो रेजेस हैं सन की वो इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान के अंधेरे से, अज्ञान के बादलों को दूर कर रही हैं, और प्रकाश की किरणें जो रेजेस दिखाई गई हैं वो इस बात का प्रतीक है कि वो अज्ञान को दूर कर रही हैं। स्नेक बिटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ये इस बात का प्रतीक था, एक सांप जो कि अपनी पूंछ को खाते हुए उसमें दिखाया गया है चित्र में। तो ये सिंबल ऑफ एटर्नी, यानी कि ये एक निरंतरता का चक्र है कि हमेशा ये जो गतिविधि है, ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी, ये संसार चलता रहेगा। और अ रिंग हैज नीदर बिगिनिंग नॉर एंड, ये इस बात का प्रतीक है कि किसी भी चीज का आदि और अंत यहाँ नहीं है, और ये जो निरंतरता का प्रतीक एक माना जाता है। ये व्यवस्था जो है वो निरंतर चलती रहेगी, ऐसा माना गया है।